नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है यूपी रेगुलर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेशन में दूसरे प्रैक्टिस सेशन की बात कर रहे हैं। और आज हम जो हिंदी के प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं वो यूपीएसआई के एग्ज़ाम का है। और ये 2021 में 2 दिसंबर 2021 को आयोजित परीक्षा का है। और किस शिफ्ट का है? तो तीसरे शिफ्ट का है। तो हम लोग चलते हैं बिना देरी किए अब सीधे प्रश्न की तरफ। और आपकी स्क्रीन पे ये पहला प्रश्न दिख रहा है। कह रहा है, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? अपभ्रंश का मतलब कि संस्कृत से पतित होके आई है, संस्कृत के बाद बनी है। तो देखो, संस्कृत सबसे पहले संस्कृत बनी और संस्कृत भी दो भागों में रही, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। संस्कृत संस्कृत के बाद कौन बनी? पाली। संस्कृत के बाद बनी पाली। पाली के बाद कौन बनी? तो पाली के बाद बनी प्राकृत। प्राकृत के बाद कौन बनी? तो अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद कौन बनी? अवहट्ट। अवहट्ट। और अवहट्ट के बाद बनी खड़ी बोली या हिंदी। खड़ी बोली या हिंदी। यानी संस्कृत के बाद पूछ रहा है कि अपभ्रंश, संस्कृत का अपभ्रंश कौन है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी संस्कृत के जस्ट बाद कौन बनी? बी, यानी पाली। अब कभी कभी आपसे जो हमने आपके स्क्रीन पे लिखी है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी, इनका कभी कभी आपसे क्रम भी पूछ लेगा कि जो हिंदी की आदि जननी तो संस्कृत, हिंदी की पूर्ववर्ती जननी अवहट्ट, अवहट्ट ऑप्शन में ना होगा तो अपभ्रंश। ऐसे करके कई प्रश्न केवल जो आपके स्क्रीन पे ये लाइन लिखी है इसी से प्रश्न बनते हैं। तो आपको ये लाइन याद रखनी है और यदि नहीं पता तो आप इसको राइट डाउन कर लोगे। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? वर्तनी बताना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि संगीतज्ञ ऐसे ही लिखा जाता है। संगीतज्ञ, ना तो संगीतज्ञ ये लिखा जाता है, न संगीत लिखा जाता है, न संगीताम में ऐसे लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता। संगीतज्ञ यानी ए नंबर इसका सही है, इसमें कुछ चर्चा करने की आवश्यकता है नहीं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या राजा का विलोम क्या है? राजा का विलोम शब्द बताना है कौन है। तो देखो, राजा का जब लिंग की पर लिंग बदलेगा तो रानी, जल्दबाजी नहीं करना। राजा का जब लिंग बदलेगा तो रानी, लेकिन राजा का विलोम क्या हो जाता है? रंग। राजा का रंग, राजा का प्रजाना करना, राजा का प्रजाना करना, राजा का रंग करना है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है, करा किरण, किरण का पर्यायवाची कौन सा है? किरण का पर्यायवाची, तो किरण का पर्यायवाची है रश्मि। कौन है? रश्मि। रश्मि किरण का पर्यायवाची है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? छा का बताना है। ठीक, छा किस वर्ग में आता है? तो छा आता है चा वर्ग में। चा वर्ग का है। चा वर्ग का कौन सा वर्ण है? तो चा वर्ग का दूसरा वर्ण है। चा वर्ग का दूसरा वर्ण है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है साथी? तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान है तालब। चा वर्ग का उच्चारण स्थान है तालब। अगर हम बात करें का वर्ग का उच्चारण स्थान, तो का वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। अगर हम बात करें चा वर्ग का उच्चारण स्थान, तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु या तालब। अगर हम बात करें टा वर्ग का उच्चारण स्थान, तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा। अगर हम बात करें ता वर्ग का उच्चारण स्थान, तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत। और एक पा वर्ग का उच्चारण स्थान तो ओट्स। ओट्स। ठीक, वतर्स वर्ण में 3 वर्णों की संख्या ली जाती है, सा, रा, ला। ये कैसे वर्ण है? ये वर्तस्य वर्ण है। वर्तस्य वर्ण है। तो ये पूरा एक्सप्लेन आपके सामने है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो 5 नंबर का बी नंबर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपको उस प्रश्न से मिलती जुलती जितनी भी एक्सप्लेन वाली व्याख्या वाली बातें पता हुआ करें, आप जरूर उसको चिंतन किया करिए, अपने मन में उसको गठित किया करिए। क्या रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो रामचरितमानस की रचना हुई है अवधी भाषा में। और रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो याद रखना है तुलसीदास, तुलसीदास। लेकिन अगर हम बात करें कि रामायण की रचना किसने की है, रामायण की, तो रामायण की रचना याद रखना है वाल्मीकि ने की है। ने वाल्मीकि जी ने की है। वाल्मीकि जी ने की है, ठीक है। रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की है। रामायण रामचरितमानस अवधी भाषा में तुलसीदास द्वारा लिखित है। एक प्रश्न अक्सर रामचरितमानस से बनता है कि रामचरितमानस में कांड कितने हैं? तो कांड है 7। कितने कांड है? 7 कांड है। अब कभी कभी आपसे इन 7 कांडों के क्रम पूछ लेगा। क्रम तो देखो, पहले आता है बालकांड, बालकांड आ गया। बालकांड के बाद आता है अयोध्या कांड, अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के बाद आता है अरण कांड, अरण कांड। अरण कांड के बाद आता है किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड के बाद आता है सुंदर कांड, सुंदर कांड। और सुंदर कांड के बाद आता है लंका कांड, लंका कांड। और लंका कांड के बाद आता है अंतिम उत्तरकांड। ठीक, लंका कांड के बाद आता है उत्तरकांड। और इनमें सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो सबसे बड़ा कांड है बालकांड। सबसे बड़ा कांड जो माना जाता है वो बालकांड माना जाता है। और अगर बात करें बालकांड और किष्किंधा कांड, ये बड़े कांड है। लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, या 7 में बड़ा कौन है? 7 में बड़ा है बालकांड। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको ये व्याख्या जरूर याद रखनी है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होता है? कवि शब्द का, ठीक। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनता है? कवित्री। क्या बन जाता है? कवित्री। और कवित्री की वर्तनी भी देख लेना। कवित्री की वर्तनी भी ऐसे लिखी जाती है, आपको कभी कभी लिखा मिल जाएगा कवित्री। ये लिखा ऐसे ऐसे मिल जाएगा कवित्री, ये। ठीक, तो दिमाग में रहता है नहीं, कवि वा में मात्रा है तो हमको लोग कर लेते हैं कि नहीं, हाँ कवित्री हो जाएगा, लेकिन कवित्री लिखा जाता है C नंबर के तरीके। तो अगले प्रश्न की तरफ चलें। कह रहा अनाड़ी शब्द का तत्सम बताना है। तो अनाड़ी शब्द का तत्सम हो जाता है अनार, A नंबर। अट्टालिका किसका होता है? तो अटारी का। अटारी तद्भव है, अट्टालिका कैसा हो जाता है? तत्सम होता है। अन्यत तत्सम है, इसका क्या होता है? तद्भव अनत होता है। ठीक, अन्यत करके कोई शब्द नहीं होता, ऐसा कोई शब्द नहीं होता, अन्यत्र होता है शब्द। तो अनाड़ी का तत्सम रूप क्या हो जाता है? अनार। अगले प्रश्न की तरफ चले। कह रहा व्यास का विलोम कौन सा होगा? व्यास का विलोम बताना है, कौन सा माना जाता है। ठीक, तो देखो, जैसे एक होता है संधि, संधि का विलोम क्या होता है? तो विग्रह, विग्रह। ऐसे शब्द होता है समास, और समास का विलोम क्या होता है? व्यास। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। तो आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर। आंसर क्या हो जाता है? C नंबर हो जाता है। ठीक, संक्षेप की अगर बात करें, संक्षेप, तो संक्षेप का मतलब होता है विस्तार। संक्षेप का विलोम क्या होता है? कोई बात संक्षेप रूप में कहना, संक्षिप्त रूप में कहना, और कोई और विस्तृत रूप में कहना है, विस्तार रूप में कहना। संश्लेषण का होता है विश्लेषण, संश्लेषण का विश्लेषण।
ठीक है, तो याद रखना है समास का विलोम होता है व्यास, अर्थात व्यास का विलोम समास है। इसका आंसर सी नंबर है। बाकी आपके सामने व्याख्या है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहा है यद्यप शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त की गई है। यद्यप शब्द में बताना है संधि कौन सी प्रयोग की गई है। लिखा जाता है यदि धन अपि, यदि धन अपि बना देता है क्या, यद्यपि, यद्यपि। ई, ई के बाद आ आया तो ई किस में बदल जाएगा, या में। आदि दा बची तो आदि दा इसी रूप में लिखी जाती है, यानी ऐसे करके या ऐसे लगी होती है। तो ये कौन सी संधि हो जाती है, तो संधि हो जाती है यण संधि। कौन सी, यण संधि। यण संधि किसका उदाहरण है, किसका भाग है, तो यण संधि किसका प्रकार माना जाता है, स्वर संधि का। स्वर संधि के 5 प्रकारों में एक प्रकार है यण संधि। अगले प्रश्न की तरफ चले। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त की गई है। तो देखो शब्द है सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय बन जाता है सूर्योदय। और सूर्योदय ने आ और उ मिलके बना रहा है ओ, आ और उ मिलके बना रहा है ओ। तो इसमें कौन सी संधि मानी जाती है, तो संधि मानी जाती है गुण संधि। ये गुण संधि भी किसका भाग है, तो ये गुण संधि भी स्वर संधि का ही भाग है, स्वर संधि का ही भाग है। स्वर संधि के 5 भागों में 4 भाग आपको यहाँ लिखे मिल रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, और एक आपको याद रखना हम यहाँ पे लिख रहे हैं अयाद स्वर संधि, अयाद स्वर संधि। तो कभी कभी आपसे ये भी उसने पूछा है कि स्वर संधि के निम्न में से कौन सा भाग नहीं है, तो 3 रख देगा, एक कोई दूसरा रख देगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न कह रहा है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो हुआ है वो ब्राह्मी लिपि में हुआ है। ब्राह्मी लिपि हमेशा बाएं से दाएं लिखी जाती है। और ये कैसी है, ये है मात्रात्मक, ये है मात्रात्मक, अर्थात इसमें स्वर और व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है, स्वर प्लस व्यंजन। याद रखना जितनी भी अन्य लिपियां हैं वो सब ब्राह्मी लिपि से निकली हो, कुटिल लिपि हो, शारदा लिपि हो, खरोष्ठी लिपि हो, गुरुमुखी लिपि हो, पंजाबी लिपि हो, गुजराती लिपि हो, जितनी भी लिपियां हैं वो सारी की सारी किससे निकली हैं, ब्राह्मी लिपि से निकली है। ठीक, और ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि मानी जाती है। लिखी कैसी जाती है, तो बाएं से दाएं लिखी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है। तो सदाचार बनता है सद धन आचार से, सद धन आचार। सद उपसर्ग है और आचार मूल शब्द है, तो सद उपसर्ग कौन सा लग गया, सॉरी, सत धन आचार, सत धन आचार। क्योंकि ता या दा के बाद कोई सघोष वर्ण आता है तो ता या दा में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे ता रहेगा, लेकिन आ कैसा सघोष है, आ सघोष है, तो ता किस में बदल जाएगा, दा में। तो लिखा जाएगा सदाचार, लेकिन इसकी वर्तनी क्या रहती है, सतधन आचार, अर्थात कौन सा चाहिए, बी नंबर चाहिए। जैसे एक होता है सत्कर्म, सत धन कर्म। अब यहाँ पे का सघोष तो है नहीं, का अघोष है, तो ये हो जाता है सत्कर्म, यानी तब ताकता रहता है। लेकिन यहीं पे अगर सघोष आ जाता तो ताका दा हो जाता है, जैसे सदाचार में हो गया। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। कह रहा है कलम तोड़ना मुहावरा है, और मुहावरे की पहचान याद रखना लास्ट में अंत में ना आता है। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो कलम तोड़ने मुहावरे का अर्थ माना जाता है अच्छा लिखना, अच्छा लिखना, अर्थात कौन सा, ए नंबर एकदम सही माना जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग।
कह रहा है सत्याग्रह, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद करना है तो सत्याग्रह संधि का संधि विच्छेद हो जाता है सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह, यानी सत्य के लिए किया गया आग्रह सत्याग्रह कहलाता है। कौन सा सही माना जाएगा? तो आंसर नंबर डी एकदम सही माना जाएगा, आंसर नंबर डी एकदम सही जवाब माना जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। प्रश्न नंबर 16 होगा। अरेंज इधर उधर हो सकते हैं लेकिन 40 प्रश्न पूरे के पूरे हैं। ठीक? अगला प्रश्न है, कह रहा है नृत्य का तद्भव रूप क्या है? नृत्य का तद्भव रूप कौन हो सकता है? तो नृत्य का तद्भव रूप होता है नाच, नृत्य का तद्भव रूप होता है नाच, अर्थात बी नंबर एकदम सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, कह रहा है इनमें से ईर्ष्या का पर्यायवाची कौन है? ईर्ष्या का, तो देखो आ पीड़ा का हो गया, आ किसका हो गया? पीड़ा का। प्रतिस्पर्धा और स्पर्धा ये कंपटीशन, इंग्लिश शब्द होता है कंपटीशन। ठीक, यानी ईर्ष्या न करना, एक तुलना करना, कंपटीशन करना, प्रतिस्पर्धा करना। डाह, ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द होता है डाह। तो कौन सा? डी नंबर एकदम सही जवाब माना जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। अगर फिर भी कुछ रह जाएगा कृति के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना है इस कृति के रचनाकार है विश्वनाथ तिवारी, बी नंबर एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चलेंगे हम लोग। व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है? तो व्याप्त संधि शब्द का संधि विच्छेद जो होता है वी धन आप, वी धन आप, ई के बाद आया बन जाएगा या, ई के बाद आया बन जाएगा या। ये किसमें बनता है? तो ये बनता है यण संधि में। किसमें बन जाता है? यण संधि में। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें। राम रमापति करधन लेहू, जरा इसमें कौन सा अलंकार है? तो रा वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो रही है और वर्ण की आवृत्ति अगर होती है तो कौन सा अलंकार होता है? तो अनुप्रास अलंकार। कौन सा सही है? तो सी नंबर एकदम सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। अगले जो प्रश्न है वो पैसेज पर निर्भर है, हम लोग पैसेज पढ़ेंगे फिर प्रश्नों का जवाब देंगे। बातचीत करते समय हमें शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि सम्मानजनक शब्द उदात्त और महान बनाते हैं। बातचीत को सुगम एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सदैव प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। अत्यंत साहित्यिक एवं क्लिष्ट भाषा, क्लिष्ट आपको याद रखना है, क्लिष्ट ये ऐसे लिखा जाता है क्लिष्ट, क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से कहीं ऐसा ना हो कि हमारा व्यक्तित्व चोट खा जाए। बातचीत में केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि व्यक्तित्व का भी आदान प्रदान होता है। अतः शिक्षक वर्ग को शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। शिक्षक वास्तव में एक अच्छा अभिनेता भी होता है जो अपने व्यक्तित्व, शैली, बोलचाल और हाव भाव से विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और उन पर अपनी छाप छोड़ता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, शिक्षक वर्ग को कैसे बोलना चाहिए? तो शिक्षक वर्ग को सोच समझकर बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? सोच समझकर बोलना चाहिए, अर्थात डी नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पैसेज का ही होगा। कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए? उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक जो होना चाहिए, हर जगह उसने बात की है कि जब आप बात करोगे तो शब्दों का चयन बहुत अच्छे तरीके से करोगे, अपनी भाषा का, अपनी शैली का। अर्थात किसकी बात कह रहा है? तो शब्दों की चयन की बात कर रहा है। तो कौन सा सही है? तो सी नंबर एकदम सही जवाब है।
शब्दों का चयन, यानी इस गद्यांश का जो शीर्षक है वो क्या होना चाहिए, शब्दों का चयन। अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। अगर बातचीत में किसका आदान प्रदान होता है, तो बातचीत में विचारों एवं व्यक्तित्व, व्यक्तित्व कैसा है और व्यक्ति का विचार कैसा है, इन दोनों बातों का आदान प्रदान होता है। अर्थात कौन सा सही है, ए नंबर। बातचीत में विचारों एवं व्यक्तित्व का आदान प्रदान होता है। अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। कह रहा है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। बच्चे को काटकर अनार खिलाओ, गलत है। काटकर अनार बच्चे को खिलाओ, बच्चे को अनार काटकर खिलाओ, सी नंबर सही है। सी नंबर एकदम सही है, बच्चे को अनार काटकर खिलाओ, अनार बच्चे को काटकर खिलाओ कुछ गलत है, ठीक। तो सी नंबर एकदम सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। कह रहा है इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, चरित्रता, सच्चरित, सच्चरित या चरित्र। तो भाववाचक संज्ञा याद रखना, तो सी नंबर चरित्र इसमें भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जैसे मिठास, प्यार, उलझन, दुख, पीड़ा, ये कैसी आ जाती हैं, ये भाववाचक संज्ञाओं में आ जाती हैं। बुढ़ापा, मोटापा। अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। कह रहे हैं इनमें से तद्भव शब्द का चयन करना है। तो देखो, आधा का होता है अध, आधा तद्भव है और इसका तत्सम जो होता है अध। कूप तत्सम है और इसका होता है कुआं। व्योम तत्सम है, इसका होता है आकाश, ठीक। तो यानी तद्भव पूछ रहा है ना, तद्भव का क्या हो जाता है, आधा। तद्भव क्या हो जाएगा, आधा तद्भव शब्द है, अर्थात ए नंबर सही माना जाएगा। ए नंबर एकदम सही है। अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। सन 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला। तो सन 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं रमेश चंद शाह। कौन है, रमेश चंद शाह है, ठीक। और जो इनकी रचना है, किस रचना के लिए इन्हें मिला है, रचना का नाम है विनायक, विनायक। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2014 किसको मिला था, तो रमेश चंद शाह को मिला था। रचना कौन सी थी, तो विनायक रचना थी। अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। अगला प्रश्न है ग्राम किस रचनाकार की प्रथम कहानी है। तो ग्राम जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचनाकार प्रथम कहानी जयशंकर प्रसाद की ग्राम है। और ये याद रखना है थोड़ा सा, 1912 में एक इंदु पत्रिका प्रकाशित होती थी, इंदु पत्रिका, उस पत्रिका में इसका प्रकाशन सबसे पहली बार किया गया था। तो याद रखना ग्राम किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। अभी हम लोगों ने पिछले दूसरे तीसरे जो अभी प्रश्न किए उसमें दूसरे तीसरे प्रश्न में हमने बात की थी कि एक शब्द था चरित्र। चरित्र कैसी कैसी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। और उसमें हमने एग्जाम्पल दिया था प्रेम, दुख, पीड़ा, प्यार, मिठास, बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी, ये सब कैसे थे, ये भाववाचक संज्ञा है। तो प्रेम कैसा है, प्रेम है भाववाचक संज्ञा, अर्थात बी नंबर सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। कृपा किस शब्द का विलोम है। तो कृपा शब्द विलोम है कोप का। कोप का विलोम कौन है, कृपा। अगर हम बात करें क्रूर की, तो क्रूर का विलोम होता है दयालु। अगर हम बात करें कटु का, तो कटु का विलोम होता है मधुर। और क्रोध का विलोम होता है क्षमा, क्रोध का विलोम होता है क्षमा। और कोप का विलोम है कृपा। अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। कह रहे हैं मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ होता है हार जाना, अर्थात इसका ए नंबर एकदम सही है। अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। कह रहा है इनमें से कोदंड का पर्यायवाची क्या है। इनमें से
कोदंड का पर्यायवाची क्या माना जाता है? तो इसमें होता है धनुष। कोदंड का पर्यायवाची क्या हो जाता है? धनुष। यानी इसका डी नंबर एकदम सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखो, शब्द एक होता है अंतः, धन, ध्यान। विसर्ग संधि का है, विसर्ग हटेगी तो क्या आ जाएगी? रा आ जाएगी। क्या आ जाती है? रा आ जाती है। ठीक है, तो शब्द क्या हो जाता है? अंतर ध्यान। शब्द क्या मिलेगा? अंतर ध्यान शब्द मिलता है। तो कौन सा शब्द है? सी नंबर। ध्यान नहीं, धान होता है, अंतः धन धान। ठीक, तो वो अंतर ध्यान और उड़ंती रा किस में रहेगी? धा धनुष पे रहेगी। अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। छा वर्ण किसके योग से बनता है? तो छा वर्ण जो योग से बनता है वो बनता है आदि का और सा। तो कौन सा है? सी नंबर। आदि का और सा कौन सी? मूर्धन वाली। तो बनता है छा बनता है। अगर हम बात करें, जैसे एक बनता है ज्ञा, आदि जा प्लस इया, क्या बनता है? ज्ञा। अगर हम बात करें त्रा, त्रा बनता है आदि ता प्लस रा, क्या बनता है? त्रा। अगर हम बात करें श्रा, तो आदि शा और रा, क्या बनता है? श्रा। तो ये चारों ये कैसे हैं? ये संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी? 4। छ, त्र, ज्ञा, श्रा, चारों याद रखने होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। मोर का तत्सम शब्द कौन सा होता है? तो मोर का तत्सम शब्द होता है मयूर। मोर का तत्सम है मयूर, अर्थात ए नंबर सही जवाब है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय रस कितने? 9 और स्थायी भाव कितने? 9, लेकिन संचारी भाव कितने? 33। संचारी भाव कितने? 33। विस्मय किसका है? तो विस्मय होता है अद्भुत का। विस्मय किसका है? अद्भुत का है। ठीक है, तो विस्मय स्थायी भाव अद्भुत रस का माना जाता है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलें। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? प्रत्यर्पण में प्रति उपसर्ग है, प्रतिधन अर्पण तो बनता है प्रत्यर्पण। संगम में सम उपसर्ग है, विमोचन में भी उपसर्ग है, लेकिन क्रोध में किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं है। तो आंसर क्या होगा? डी नंबर। अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? तो मनोहर जो बनता है वो बनता है मना धन हर। जैसे शब्द होता है मना धन बल, तो बनता है मनोबल। ऐसे मना धन हर से बनता है मनोहर, और ये किसका उदाहरण माना जाता है? विसर्ग संधि का। किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि का। जैसे एक शब्द होता है मना धन कामना, और हम लोग लिख देते हैं मनोकामना। मनोकामना, जबकि मनोकामना कोई शब्द नहीं होता। जब हम लोग संधि की बात करेंगे तब वहां बात करेंगे कि यदि विसर्ग के बाद कोई सघोष आता है तो विसर्ग का ओ हो जाता है, लेकिन विसर्ग के बाद यदि का, खा, चा, छा, ता जैसे शब्द आते हैं तो विसर्ग ज्यों का त्यों लिखा रहता है। जैसे प्रातः धन काल, प्रातः धन काल, तो प्रातः काल ऐसे ही लिखा जाता है, ये ऐसे ही लिखा जाता है। ऐसे मना धन कामना में मनोकामना शब्द नहीं होता है, शब्द होता है इसी को विसर्ग के साथ लिख दिया जाता है मना कामना। ठीक, तो कौन सा है? बी नंबर। अगले प्रश्न की तरफ चलें। शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो शांत रस का स्थायी भाव माना जाता है निर्वेद। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। ठीक, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति माना जाता है। श्रृंगार रस का, रसों का राजा कौन? श्रृंगार रस। रसों का राजा या रसपति किसको कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होगा, चलते हैं हम लोग अंतिम प्रश्न की तरफ। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द बताना है, तो ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक और ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, अर्थात बी नंबर इसका सही जवाब होगा। तो आज के 40 प्रश्न अपने 2 दिसंबर 2012 की तीसरी शिफ्ट में जो यूपीएसआई के पेपर में हिंदी के 40 प्रश्न आए थे वो कंप्लीट होते हैं। आप इन्हीं को यूपी योगा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके दोबारा करिएगा। विश्वास मानिएगा कि आपका यूपी पुलिस के साथ साथ
उत्तर प्रदेश में जो भी एग्जाम आयोजित होगा जिसमें हिंदी आ रही होगी आपकी क्लियर होती चलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।